हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ और स्टेबल बर्न। ठीक है। देखिए, हम आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं जनरली अक्टूबर नवंबर के टाइम में कि दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, एक्यू आई क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रही है और एयर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं, स्मॉग या आपका पॉल्यूशन इंक्रीज हो। तो उसका जो एक मेन रीजन है वो है स्टेबल बर्निंग, मतलब पराली को जलाना। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को हम इस टॉपिक में समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ और स्टेबल बर्निंग। देखिए, स्टेबल बर्निंग होता क्या है। Stubble burning is one of the major cause of winter pollution in northern India, particularly in Delhi and adjoining states. विंटर में क्या होता है बेसिकली, दिल्ली और दिल्ली के आसपास मतलब एनसीआर रीजन में स्टेबल बर्निंग जो है वो एक विंटर पॉल्यूशन कॉज करता है। विंटर पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सर्दियों में एयर पॉल्यूशन कॉज। ठीक है। तो अब ये स्टेबल बर्निंग है क्या और इससे कैसे पॉल्यूशन हो रहा है उसको समझ लेते हैं। स्टेबल बर्निंग इज द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड इन ऑर्डर टू सो द नेक्स्ट क्रॉप। देखिए, स्टेबल बर्निंग में क्या करते हैं, जो हमारी फसल जिसको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो क्रॉप का रेजिड्यू बचता है उसको खेतों के अंदर जला दिया जाता है ताकि फील्ड को दोबारा से तैयार किया जा सके। किसके लिए? अगली क्रॉप के लिए। ठीक। तो बेसिकली स्टेबल बर्निंग या पैडी स्टॉक की बर्निंग जो कर रहे हैं या पराली को जलाने का काम कर रहे हैं फार्मर्स, तो उस केस में देखा गया कि चावल को काट लिया गया। चावल को काटने के बाद जो चावल का रेजिड्यू बच गया, जो क्रॉप है उसका रेजिड्यू बच गया, उसको खेतों के अंदर जला देना ही क्या कहलाता है? स्टेबल बर्निंग कहलाता है। ठीक है। Farmers in Punjab and Haryana burn the stubble left over the rice harvest to prepare the field for the next Rabi winter crop such as wheat. अब देखिए, पंजाब और हरियाणा में जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, चावल को काटने के बाद सर्दियों की फसल को बोते हैं, मतलब रबी क्रॉप को बोते हैं। और रबी क्रॉप कौन सी? उस टाइम पे व्हीट हुई, गेहूं हुआ। तो अब गेहूं बोने के लिए उन्हें खेतों को खाली करना है। अब खेतों में क्या पड़ा हुआ है? खेतों में पराली पड़ी हुई है ना। चावल को काटने के बाद जो रेजिड्यू बचा है वो बचा, वो वहां पे खेतों में पड़ा हुआ है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए बेसिकली वो क्या कर देते हैं, ये जो रेजिड्यू है इसको जला देते। तो इसी को बोला जाता है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, स्टेबल बर्निंग या पराली जला। तो ये कब शुरू होता है? इट बिगिंस इन दीज एरियाज अराउंड अक्टूबर, अराउंड द टाइम द साउथ वेस्ट मानसून डिपार्ट्स। जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म होने वाला होता है या लौट जाता है, तो अक्टूबर के टाइम में जनरली ये होता है ताकि खेतों को खाली करके अगली फसल के लिए खेतों को तैयार किया जाए। अब अगर हम स्टेबल बर्निंग या पैडी स्ट्रॉ या पराली जलाने का जो एक्टिविटी है उसको कानून के नजरिए से देखते हैं तो क्या है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, उसका सेक्शन है 188। उसमें स्टेबल बर्निंग को जो है क्राइम बताया गया है, क्योंकि स्टेबल बर्निंग से क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन। It was notified as an offense under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। और इसको जो हमारा एयर एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, उसमें एक ऑफेंस माना गया है। ठीक है। लेकिन बैन होने के बावजूद, इस पे सजा होने के बावजूद भी क्या होता है, ये प्रैक्टिस नॉर्दर्न इंडिया में जनरली क्या है, कंटिन्यू। ठीक है। नाउ, व्हाई डू फार्मर्स बर्न स्टेबल? स्टेबल को जलाते क्यों है फार्मर्स? ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1960 के बाद हमारे देश में क्या शुरू हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, है ना, इधर उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, इनको एनकरेज किया गया कि वो अपने खेतों में गेहूं और चावल की क्रॉप का रोटेशन करें, मतलब चावल और गेहूं को उगाएं, जिससे हमारे देश में अनाज या जो क्रॉप है
उसकी पैदावार इंक्रीज हो सके और भारत कैसा बन सके, अनाज के मामले में सेल्फ रेलिएंट बन सके। ठीक है। एज अ रिजल्ट एंड बिकॉज ऑफ एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस एंड सब्सिडीज, राइस एक्रेज इंक्रीज। तो जब एक ये एश्योरेंस मिला सरकार की तरफ से भी और कई तरह की सब्सिडीज मिली, तो चावल की जो खेती है, चावल का जो रकबा है ना, रकबा समझते हैं ना आप? रकबा मतलब जो एरिया है, जिस एरिया में चावल बोया जा रहा है, वो 1960 के बाद क्या हुआ, वो एकदम से इंक्रीज हो गया। फिर अगर स्टेबल जो है, चावल को काटने के बाद जो वो पूरा क्या कहते हैं क्रॉप है, उसका बचा हुआ पार्ट है जिसको स्टेबल बोल रहे हैं, अगर वो फील्ड में पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो वो टर्माइट और अदर पेस्ट को इनवाइट करेगा और वो आगे आने वाली क्रॉप के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मर्स टू ट्रांसप्लांट पैडी लेट ड्यूरिंग द खरीफ सीजन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। अब जो पंजाब के अंदर एक कानून है, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009, तो इसमें किसानों के लिए मैंडेटरी ये किया गया कि वो अपनी चावल की जो खेती है वो लेट शुरू करें। लेट मतलब जब मॉनसून लगभग जाने वाला है तब शुरू करें, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली जो पानी का लॉस है वो बच जाएगा, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर खेतों में एक फसल देर से बोई जाएगी, ठीक है, तो आने वाली जो नेक्स्ट फसल होगी, दूसरी फसल होगी, उसके लिए टाइम पीरियड कम होगा। तो किसान क्या करते हैं, अपने खेतों को जल्दी खाली करने के लिए पराली को जला देते हैं। ठीक। तो वही मैंने बताया, दिस गिव्स द फार्मर वेरी लिटिल टाइम बिटवीन हार्वेस्टिंग द राइस क्रॉप एंड प्रिपेयरिंग द फील्ड फॉर द नेक्स्ट विंटर क्रॉप। ठीक है। तो गेहूं की खेती के लिए कम समय बचेगा और चावल जो काटा जा रहा है और अगली गेहूं की खेती होने वाली है, गेहूं का बीज बोया जाएगा, उसमें फार्मर्स को बहुत कम टाइम मिल रहा है। इस कारण से वो क्या करते हैं, क्योंकि स्टेबल बर्निंग इज अ क्विक प्रोसेस है, चीप प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है फील्ड को क्लियर करने के लिए, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, स्टेबल बर्निंग करते हैं। ठीक है। Now, mechanized harvesting extract the rice grains only, leaving behind a huge residue. जो मशीनें होती हैं जिनसे चावल हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो ग्रेन्स तो निकाल लेती हैं, लेकिन रेजिड्यू बहुत ज्यादा बचता है। और अगर मैनुअल हार्वेस्टिंग की बात करें, है ना, तो मैनुअल हार्वेस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर फार्मर्स बिकॉज ऑफ द ह्यूज लेबर चार्जेस एंड द इंक्रीज्ड टाइम टेकन। मैनुअल हार्वेस्टिंग करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पता लगा कि वो खेतों को क्लियर करने में ही नवंबर या दिसंबर बीत गया, तो फिर गेहूं कैसे बोएंगे। ठीक है। Earlier, the stable used by farmer as a hay to keep animals or homes warm. अच्छा, पहले क्या होता था, जब चावल की खेती काट ली जाती थी, हार्वेस्ट हो जाती थी, तो जो रेजिड्यू बचता था वो जहाँ पे एनिमल बांधे जाते हैं वहां पे या अपने घरों में इस हे को रखा जाता था, जिससे घर गर्म रहे और एनिमल जहाँ पे रखे जा रहे हैं वो जगह भी गर्म रहे। ठीक है। और कई बार इसको जलाने के काम में, कुकिंग पर्पस के लिए एज अ फ्यूल भी यूज कर रहे थे। However, these uses of stubble have now become outdated. अब फार्मर ये यूज नहीं करते हैं। और राइस स्ट्रॉ इज नॉट कंसीडर्ड सुटेबल एज फॉडर फॉर एनिमल्स। एनिमल के खाने के लिए भी राइस का जो ये स्ट्रॉ है, ये जो पराली है, सुटेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई सिलिका कंटेंट। दिस इज ट्रू फॉर द नॉन बासमती वैरायटी ऑफ राइस। राइस की जो नॉन बासमती वैरायटी होती है, इसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर पराली को, है ना, एनिमल्स को खिलाया जाएगा भूसे या चारे की फॉर्म में, तो बेसिकली एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं सिलिका की वजह से आ सकते हैं। नाउ स्टेबल बर्निंग जो होती है किसानों के लिए, उसके फायदे क्या क्या, फायदे क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। इट इज द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू डील विद द क्रॉप वेस्ट। सस्ता मेथड है और बहुत जल्दी ही इससे स्टेबल से छुटकारा मिल जाता है ना। सेकंड है, इट डिस्ट्रॉय वीड्स इंक्लूडिंग दोज दैट आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स। ऐसे वीड्स जो रेजिस्टेंट अपने आप को बना लेते हैं हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट, तो जब पराली जलाते हैं तो उनके साथ खेतों में जो वीड्स होते हैं वो भी जल जाते हैं, तो किसानों का फायदा हो रहा है यहाँ पे।
इसके अलावा कुछ और पेस्ट होते हैं जो सॉइल्स वगैरह के अंदर होते हैं, जैसे स्लग्स, वो भी इसमें खत्म हो जाते हैं। इट कैन डिक्रीज नाइट्रोजन टाइप। नाइट्रोजन टाइप का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन टाइप का मतलब होता है कि प्लांट्स के लिए कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है। अगर नाइट्रोजन टाइप डिक्रीज होगा तो प्लांट्स को क्या होगा? बेसिकली इस केस में जो है नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन टाइप का मतलब यहाँ पे देखिए उल्टा है, डिक्रीज नाइट्रोजन टाइप हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए ज्यादा अवेलेबल। तो स्टेबल बर्निंग से नाइट्रोजन टाइप डिक्रीज होता है, जिस कारण से प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल होती है सॉइल के अंदर। ठीक है, ये तो एडवांटेज हो गए फार्मर के लिए। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं या इसके जो इफेक्ट्स हैं स्टेबल बर्निंग के, उसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला इसमें पॉल्यूशन। तो कोई भी चीज बर्न करेंगे तो डिफरेंट तरह की गैसेस निकलेंगी, वो एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगी। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम क्रॉप रेजिड्यू को बर्न करते हैं तो उससे 149 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, more than 9 million tons of carbon monoxide, 0.25 million tons of SOx, 1.28 million tons of particulate matter और 0.07 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन ब्लैक जो है या ब्लैक कार्बन वो निकलता है। ठीक है, अभी ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे ये सारी गैसेस, तो वहां पे ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन की तरह काम करेंगी, साथ में एयर को क्या करेंगी? ये पॉल्यूट करेंगी। फिर जब पराली जलाते हैं तो उस कारण से दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो एरिया है, एनसीआर रीजन है, वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे एक तरीके की कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है कि वहां पे धुआं जो होता है वो स्ट्रक हो जाता है उस टाइम पे। तो उससे एक हेज बन जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है और लोगों को सांस लेने में क्या होता है? जनरली दिक्कत होती है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द विंटर स्मॉग सीन इन दीज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। बर्निंग स्टेबल ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी। इट डिस्ट्रॉय द सॉइल्स न्यूट्रिएंट मेकिंग इट लेस फर्टाइल। जब हम बर्निंग करते हैं, पराली को जलाते हैं, तो खेतों की जो मिट्टी होती है उसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द बर्निंग kills the bacterial fungal population which are crucial for fertile soil। न्यूट्रिएंट तो कम हो ही रहे हैं, साथ में सॉइल की फर्टिलिटी इस वजह से भी कम हो रही है क्योंकि सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि क्या कर रहे थे? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे थे। नाउ इंक्रीज इन पेस्ट। स्टेबल बर्निंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन एनिमी पेस्ट बिकॉज ड्यूरिंग द बर्निंग many microorganisms in the air are killed। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट पेस्ट को किल करने का काम करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो सॉइल के अंदर क्या होगा? जलने के बाद पेस्ट इंक्रीज होने लगेंगे। द लॉस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लीड्स टू इंक्रीज इन पेस्ट, इन टर्न कॉजिंग इंक्रीज डिजीज इन क्रॉप्स। नाउ लॉस ऑफ वेल्थ फ्रॉम स्टबल। स्टबल को जला देते हैं तो कुछ हमारा जो वेल्थ है उसका भी नुकसान होता है। कैसे? Another ill effect of stubble burning is the loss of wealth from the stubble। High grade organic fertilizer can be prepared by mixing the stubble। स्टेबल को मिक्स करके हम हाई ग्रेड का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, है ना? तो काउ डंग के साथ स्टेबल को मिक्स करके और कुछ नेचुरल एंजाइम्स मिला के हाई ग्रेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएंगे तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन जब पराली को जला देंगे तो ये फर्टिलाइजर नहीं बन पाएगी, तो उसी को कह रहे हैं कि वेल्थ का क्या हो रहा है? लॉस। नाउ क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या क्या मेजर्स हैं जिससे हम स्टेबल बर्निंग को कर्ब कर सकते हैं, उसके नुकसान को कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन सेवरल मेजर्स टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ स्टेबल बर्निंग बाय फार्मर्स। इन 2019 the supreme court directed the government of haryana, punjab and uttar pradesh to pay farmers a financial incentive to curb the practice। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई सारे इसमें मेजर्स लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को 2019 में ये डायरेक्शन दिया कि जो फार्मर कराली पराली को नहीं जलाएंगे, है ना, और इस प्रैक्टिस को अलग सॉल्यूशन से दूर करेंगे, तो उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाए। फिर 2020 में जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने 8,000 नोडल ऑफिसर गांव में तैनात किया, अलग अलग गांव में, जो बेसिकली ये चेक किया करते थे कि कोई फार्मर जो है स्टेबल बर्निंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबल बर्निंग अगर हो रही है तो फार्मर के ऊपर कई तरह की पेनल्टीज लगाई गई हैं।
who break the law and resort to crop residue. And more than 23,000 crop residue management machines are being given to farmers for on-site management of straw. फार्मर्स को लगभग 23,000 के करीब 23,000 क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन दी है ना। 23,000 मशीनें दी गई हैं, जो बेसिकली ये मशीनें क्या करती हैं, ये जो बचा हुआ स्टेबल है या ये जो पराली है इसका मैनेजमेंट। वो कौन कौन सी मशीन है अभी हम आगे स्लाइड में इसको डिस्कस करें। नाउ सॉल्यूशन क्या है। In 2014, the Union government released the National Policy for Management of Crop Residue. क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हैज हेल्प मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। और ये इस तरीके से क्रॉप का रेजिड्यू का मैनेजमेंट करना था जिससे उसे फर्टिलाइजर बनाया जा सके और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि फार्मर के लगभग 2,000 रुपए प्रति एकड़ वो बच सके, मैन्योर की कॉस्ट बच सके। ठीक है। फार्मर्स कैन मैनेज क्रॉप रेजिड्यूज इफेक्टिवली बाय एम्प्लॉइंग एग्रीकल्चरल मशीन्स। अब फार्मर्स जो हैं आज की डेट में क्या कर सकते हैं, ये जो क्रॉप रेजिड्यू है, ये जो पराली है, इसको मैनेज कर सकते हैं किससे, कई तरह की एग्रीकल्चर मशीनों को यूज करके। तो पहला इसमें हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर ये पहली वाली फिगर है। ठीक है। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप इन स्टैंडिंग स्टेबल। अगर खेत में स्टेबल लगा हुआ है, पराली लगी हुई है, भाई ऊपर का तो हमने राइस निकाल लिया लेकिन अभी पराली लगी हुई है, तो ये हैप्पी सीडर मशीन क्या होती है, पराली के लगे रहने के साथ साथ ये अगली क्रॉप को बोने में हेल्प कर। ठीक है। दूसरा रोटावेटर। रोटावेटर क्या होता है, यूज फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप स्टेबल इन द सॉइल। जमीन को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए, और जो क्रॉप स्टेबल है, जो पराली है, उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि वो सॉइल में चला जाए, सॉइल में वो डिकम्पोज होगा तो क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा या ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह की मशीन है सेकंड वाली, रोटावेटर। और तीसरा है हमारा जीरो टिल सीड ड्रिल, यूज फॉर लैंड प्रिपरेशन डायरेक्टली सोइंग ऑफ सीड्स इन द प्रीवियस क्रॉप स्टेबल। है ना, खेतों में क्रॉप स्टेबल लगा हुआ है तो उसमें क्या हो रहे हैं, उसमें अगली फसल के बीजों को बोया जा रहा है। तो हैप्पी सीडर और जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन जो है कुछ कुछ एक जैसी हैं। उसके बाद जो है हमारा है बेलर। बेलर देखिए ये, तो बेलर क्या करता है, बेलर करता है यूज फॉर कलेक्शन ऑफ स्ट्रॉ एंड मेकिंग बेल्स ऑफ पैडी स्टबल। ये आप गोल गोल जो इसमें राउंड राउंड ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेल्स बना देता है, पराली को इकट्ठा करके उनके बेल्स बना देता है। ठीक है। उसके बाद है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। ये जो सेंटर में मशीन है ये पैडी स्ट्रॉ चॉपर है। ये पैडी स्टेबल को काट देता है, कटिंग ऑफ पैडी स्टेबल फॉर इजीली मिक्सिंग विद द सॉइल। उसके बाद है रीपर बाइंडर, यूज फॉर हार्वेस्टिंग पैडी स्टबल एंड मेकिंग इनटू बंडल्स। जो स्टेबल है उसको काट के उसके बंडल बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है। फिर बायो एंजाइम है, जो पूसा है, बायो एंजाइम पूसा एक हमारे पास केमिकल है ना, बायो एंजाइम है। तो ये बायो एंजाइम भी क्या करता है, बेसिकली मैन्योर बनाने का काम करता है ना, या सॉरी उसको स्टेबल को डिकम्पोज करने का काम करता है। और इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ठीक है। तो IARI ने एक बायो एंजाइम डेवलप किया, उसका नाम उन्होंने रखा पूसा। अब इसमें होता क्या है, विच व्हेन स्प्रेड डिकम्पोज स्टेबल विद इन 20 to 25 days, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। स्टेबल के ऊपर क्या करते हैं, इसको पूसा जो बायो एंजाइम है इसको स्प्रे कर दिया जाता है, और इस कारण से 20-25 दिनों में ही पूरा का पूरा स्टेबल डिकम्पोज हो जाता है और उससे न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बन जाता है। ठीक है। तो इससे सॉइल की हेल्थ इंक्रीज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही एक हमारे पास है छत्तीसगढ़ इनोवेटिव मॉडल। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक मॉडल तैयार किया, छत्तीसगढ़ में इसको चलाया गया, और इसको बेसिकली बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गो गोठान्स। अब ये गोठान क्या होते हैं, गोठान बेसिकली क्या होता है, गाँव में, अलग अलग गाँव में 5 एकड़ के प्लॉट सरकार ने अलॉट किए, और यहाँ पे जो है स्टेबल को कलेक्ट किया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है
किसमें, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, थ्रू पराली दान। लोग क्या करते हैं, अपने खेतों की जो पराली होती है वो यहाँ गौठान के अंदर लेके आते हैं, और इस पराली के अंदर मिक्सचर ऑफ काउडंग और नेचुरल एंजाइम्स को मिला के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है ना। तो पराली का सॉल्यूशन भी मिल गया, और लोगों को फिर बाद में वहां से क्या मिल जाएगी, वहां पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिल जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें, जनवरी 2023 का डेटा है, वहां की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 10,894 गौठान जो है वो सैंक्शन किए थे, जिसमें से 9,591 गौठान जो है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट होके उनमें काम शुरू हो चुका है। ठीक है। फिर नाइन्थ है, फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव देने चाहिए। जो फार्मर पराली को नहीं जला रहे हैं, है ना, तो ऐसे फार्मर को गवर्नमेंट क्या करे, उनको प्रोत्साहित करे और उनको कुछ इंसेंटिव दे। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो सब्सिडाइज द इंडस्ट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन कन्वर्टिंग स्टेबल इनटू इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो पराली का इस्तेमाल करके उनसे कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्री को कुछ सब्सिडीज देनी चाहिए। ठीक। फार्मर हैव अ डिफिकल्ट टाइम अनलर्निंग द प्रैक्टिस ऑफ स्टेबल बर्निंग एंड दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट इट्स इल इफेक्ट। और लास्ट में क्या करना चाहिए, किसानों को अवेयर करना चाहिए, उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि पराली जलाने के इल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर फार्मर जो है वो उनमें अवेयरनेस आएगी तो वो पराली नहीं जलाएंगे। ठीक है। एडिशनली इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेबल फॉर वेरियस पर्पस। जो पराली है, जो स्टेबल है, उसको हम और कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे सच एस कैटल फीड। कैटल फीड में अगर बासमती राइस का जो पराली होगी उसमें सिलिका कंटेंट कम होगा तो उसको खिला सकते हैं, लेकिन अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो हम उसको नहीं खिलाएंगे। फिर ये जो पराली है, इससे रूरल एरिया में घर की जो छतें होती हैं, है ना, छप्पर जिसको बोलते हैं, छप्पर डालने के ये काम में आ सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में इनका इस्तेमाल हो सकता है पराली का। पेपर प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनमें पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, पराली का इस्तेमाल जब अलग अलग चीजों के लिए करेंगे, अलग अलग मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए करेंगे, तो पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, और पराली से जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयर। थैंक यू।